सरदार का असरदार कद, 597 फुट ऊंचा, 4276 मजदूरों ने बनाई एकता की मूर्ति। 2332 करोड़ में बनी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, 25,000 टन लोहा, 90,000 टन कंक्रीट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ऊंची है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नर्मदा के पार राम सुतार ने किया साकार, गा रहे गायक अखंडता के नायक। वल्लभ भाई पटेल, किसी के सरदार, किसी के लिए भारत की बिस्मार्क, तो किसी के लिए लौह पुरुष यानी आयरन मैन। उनका कद उनसे भी बड़ा था, इतना बड़ा कि दुनिया के सारे कद्दावर छोटे पड़ गए। इस कद का अंदाजा देश ने तभी लगा लिया था जब उन्होंने बिखरी हुई 562 रियासतों को जोड़कर भारत को एक कर दिया। अब बारी थी इस कद को गढ़ने की, आने वाली पीढ़ियों को सरदार के कद से परिचित करवाने की, और इस तरह से एकता के इस स्मारक का श्री गणेश हो गया। ये जो सरदार साहब की प्रतिमा बनेगी, दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनेगी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की साइज डबल होगी। ये विश्व का सबसे बड़ी घटना घटने वाली है। लेकिन उस पूरे प्रोजेक्ट में हमें लोहा चाहिए, हर गांव से एक चाहिए, एक गांव से एक, ज्यादा नहीं। और वो भी गांव के किसान ने जिस लोहे का उपयोग खेती के औजार के रूप में किया है, और नया नहीं, उस जमीन से खेती की हुई औजार का लोहा, उसकी मुझे जरूरत है। अखंडता के नायक सरदार पटेल के साहस, सामर्थ्य और संकल्प से दुनिया को परिचित करने के लिहाज से तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का शिलान्यास किया, और फिर भारत के मैनचेस्टर, अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के पास साधु आइलैंड पर काम शुरू हुआ। इस मूर्ति के निर्माण में 4,276 मजदूरों की मेहनत और 5 साल का वक्त लगा। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा बनाने में देश के 5 लाख किसानों ने लौह पुरुष की विशालकाय प्रतिमा गढ़ने के लिए लौह दान दिया। देश भर के किसानों से खेती में इस्तेमाल किए जा चुके कुल 1,69,078 औजार और मिट्टी के सैंपल इकट्ठे किए गए। दुनिया के सबसे चर्चित सामाजिक गतिशीलता अभियानों में से एक था लौहदान अभियान। देश भर के गांवों से 134.25 मीट्रिक टन लोहा प्राप्त हुआ। इसमें 2000 मीट्रिक टन ब्रॉन्ज, 5700 मीट्रिक टन स्ट्रक्चरल स्टील और 18,500 मीट्रिक टन रीइंफोर्समेंट ब्रास का भी इस्तेमाल किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि ये प्रतिमा मात्र लोहे की ना होकर 4 धातुओं को मिलाकर तैयार की गई। इन्हीं धातुओं से बनकर तैयार हुई शक्ति, अडिगता और एकता की प्रतीक दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, इतनी ऊंची कि सरदार दूर दूर तक फैले नए भारत को आसानी से देख सकें और भारत अपने सरदार को। आसमान को छूती सरदार पटेल की इस कद्दावर प्रतिमा का 31 अक्टूबर 2018 को लोकार्पण हुआ तो दुनिया भर में फैली तमाम प्रतिमाएं छोटी पड़ गई। हम आपको बता दें कि यूनिटी ऑफ स्टैच्यू की ऊंचाई 182 मीटर है। अब 153 मीटर ऊंची चीन की स्प्रिंग टेम्पल ऑफ बुद्धा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा थी, वो दूसरे नंबर पर आ गई।
इसी तरह जापान की 120 मीटर ऊंची उशिक दाई बुत्सु तीसरे नंबर पर आ चुकी है। चौथे नंबर पर यूएस की स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जिसकी ऊंचाई 93 मीटर है, और रूस की 85 मीटर ऊंची द मदरलैंड कॉल्स 5वें नंबर पर आ चुकी है। वहीं ब्राजील की 38 मीटर ऊंची क्राइस्ट द रिडीमर 6वें नंबर पर है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की खासियत यह है कि ये सबसे तेज गति से बनकर तैयार होने वाला प्रोजेक्ट था, जो महज 33 महीनों में पूरा हो गया। जबकि चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेम्पल 11 सालों में बनकर तैयार हुआ, जबकि उसकी ऊंचाई उससे काफी कम यानी 153 मीटर ही थी। इसकी खास बात यह भी है कि ये प्रतिमा 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं का मुकाबला कर सकती है और 6.5 तीव्रता के जलजले को मात देने में भी सक्षम है। ये प्रतिमा कितनी विशाल है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि सरदार के जीवन यात्रा और उससे जुड़ी हर स्मृति को इस प्रतिमा के अंदर ही बने संग्रहालय में समेट लिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट की देखरेख में तैयार हुए इस स्टैचू में लिफ्ट की ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके जरिए आप प्रतिमा के हृदय स्थल तक पहुंच जाते हैं और सरदार के दिल से आप जब देश को देखते हैं तो देशभक्ति का ज्वार सैलाब बनकर उमड़ पड़ता है। सरदार का दिल इतना बड़ा है कि यहाँ एक साथ 200 लोग खड़े होकर सतपुड़ा और विंध्याचल की पहाड़ियों से घिरे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और फूलों की घाटी का नजारा एक साथ देख पाते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी से 3 किलोमीटर की दूरी पर आपके निवास के लिए टेंट सिटी का निर्माण किया गया है और साथ ही लगा है श्रेष्ठ भारत भवन कन्वेंशन सेंटर, जहां देश के नीति निर्धारणकर्ता सरदार के चरणों में बैठकर देश की दिशा और दशा तय कर पाते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी ने लोगों को खुद से कितना जोड़ा, इसका अंदाजा आप उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की उस अपील से लगा सकते हैं जो उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी के दौरे के दौरान विजिटर बुक में अपने अनुभव के तौर पर दर्ज कराई। उपराष्ट्रपति ने लिखा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के चरणों में भारत की सेवा करने के लिए धन्य, स्फूर्तिदायक, ऊर्जावान, प्रेरित और उत्साहित महसूस कर रहा हूँ। लौह पुरुष और भारत के एकीकरण के सूत्रधार को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। यह प्रतिमा और संग्रहालय हमें स्वतंत्रता सेनानी की ऐतिहासिक उपलब्धियों और महान बलिदानों की याद दिलाते हैं। सभी देशवासियों, विशेष रूप से युवाओं से आग्रह है कि वे इस प्रतिमा की यात्रा करें जो राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है और सरदार के जीवन, दृष्टि, अथक कार्यों और आदर्शों से प्रेरित है। सरदार पटेल की यह विराट प्रतिमा एक भारत को श्रेष्ठ करने के लक्ष्यों को जमीन पर पूरा करती नजर आ रही है। यह प्रतिमा देशाटन, पर्यटन और तीर्थाटन के तौर पर दुनिया जहान से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस प्रतिमा के लोकार्पण के बाद केवड़िया के स्थानीय निवासियों के जीवन में आमूल-चूल बदलाव देखने को मिल रहा है। उनकी जीवन शैली पहले से बेहतर हुई है। रोजगार के नए अवसरों के साथ अब वो पटेल के एकता के अर्थशास्त्र को समझ पा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर हर महीने आने वाले लोगों को इसे दिखाने वाले गाइडों की संख्या 3000 के पार हो चुकी है। अगर मात्र 2018 से 2020 के बीच 2 साल की बात करें तो इस स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने 42 लाख से ज्यादा लोग यहां आए, जिनकी टिकट और पार्किंग से होने वाली कमाई 116 करोड़ 31 लाख थी।
हद तो तब हो गई जब इसने कमाई के मामले में दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल को भी पीछे छोड़ दिया। कद से ऊंचा काम, पद से ऊंचा नाम, लोहे सा इरादा, नियति से था वादा, जोड़ दिया देश, गढ़ दिया परिवेश, एकता के प्रतीक वो थे अखंडता के नायक। कुछ ऐसा ही किरदार था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल का। तिनका तिनका जोड़ भारत को एक करने वाले इस एकता पुरुष का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में हुआ। अंग्रेजी राज में तब भारत का ये हिस्सा बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। देश ने सरदार पटेल के कद को समझने की कोशिश की तो वो दुनिया के तमाम नेताओं को पीछे छोड़ गए। हमारे गुजरात में जहां महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, हमारा गुजरात सरदार साहब की जन्मभूमि है, और यहाँ पे एक सादगी, सिंप्लिसिटी, उसका बड़ा संदेश रहा। उनकी सोच और उनका बड़प्पन, उसकी हाइट इतनी है, किसी के साथ इनकी कंपैरिजन नहीं हो सकती है। हम सब के लिए फक्र की बात है कि उन्होंने जो विचार दिए, उन्होंने जो बात की, वो हमारे दिलो दिमाग में रहनी चाहिए। हम इस कद को एक प्रतिमा के बरक्स 597 फुट तक ले गए और 31 अक्टूबर 2018 को उसे देश को समर्पित कर दिया। गांधी से प्रभावित रहे वल्लभ भाई पटेल को 1928 में बारडोली में सत्याग्रह करते हुए वहां की महिलाओं ने उन्हें सबसे पहले अपना सरदार कहा। फिर क्या था, यहीं से वो सबके सरदार हो गए। अंग्रेज जाते जाते भारत को 565 टुकड़ों में छोड़ गए और कह गए कि देसी राजाओं को अपने राज्य के बारे में निर्णय लेने का अधिकार होगा। ये देसी रियासतें कुल भूमि का करीब 40% हिस्सा था। सरदार ने अपने भीतर छिपे शिवाजी के शौर्य और कौटिल्य की कूटनीति का परिचय बिखरी हुई रियासतों को उस भारत का हिस्सा बना कर दिया जो अपने संविधान और संप्रभुता के साथ भविष्य की दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला। आजादी के साथ ही सरदार स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, साथ ही गृह मंत्री बने। देश की स्वतंत्रता के पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री के साथ प्रथम गृह, सूचना और रियासत विभाग के मंत्री बने। 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करके भारतीय एकता का निर्माण किया। इनमें उड़ीसा से 23, नागपुर से 38, काठियावाड़ से 250 और इस तरह मुंबई और पंजाब जैसे इलाकों से कुल 562 रियासतों को भारत में मिला। जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद को छोड़कर सरदार पटेल ने सभी रियासतों को भारत में मिला दिया। इन तीनों रियासतों में भी जूनागढ़ को 9 नवंबर 1947 को भारतीय संघ में मिला लिया गया और जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान भाग गया। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। वहां के निजाम ने पाकिस्तान के प्रोत्साहन से स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। हैदराबाद में काफी मात्रा में हथियारों के आयात से सरदार पटेल चिंतित हो गए और अंततः 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिन बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार किया और इस तरह सरदार भारत की एकता के अग्रदूत और अखंडता के नायक बने। भारत की अखंडता बनी रही, इसकी जिम्मेदारी सरदार पटेल ने बतौर गृह मंत्री प्रशासनिक सेवकों को सौंपने की वकालत की। 21 अप्रैल 1947 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित करते हुए सरदार पटेल ने तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था को स्टील फ्रेम करार दिया। उनका मानना था कि मौजूदा दौर में बिखरे हुए भारत को एकजुट रखने,
बंटवारे के साथ पैदा होने वाली चुनौतियों और बदलाव के साथ प्रशासनिक अफसरों को आजाद हुए भारत को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। सिविल सेवा को राष्ट्र निर्माण का, राष्ट्रीय एकता का अहम माध्यम बनाने का विजन स्वयं सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अपने इस विजन को जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने अनेक चुनौतियों का सामना किया। तब कुछ लोगों को लगता था कि जिन अफसरों की भूमिका आजादी के आंदोलन को दबाने की रही, वो आजाद भारत के निर्माण में मददगार कैसे सिद्ध होंगे। और ये सवाल आना बहुत स्वाभाविक था, ये विचार भी स्वाभाविक था और नफरत का भाव भी बहुत स्वाभाविक था। लेकिन दूरदृष्टा सरदार साहब ने इन तमाम आलोचकों को याद कराया कि आखिरकार ये ब्यूरोक्रेसी ही है जिसके भरोसे हमको आगे बढ़ना है। यही ब्यूरोक्रेसी है जिसने रियासतों के विलय में अहम कड़ी की तरह काम किया था। सरदार कल भी प्रासंगिक थे, आज भी हैं, और जब जब भारत की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें होंगी, देश को तब तब पटेल की जरूरत होगी। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा वीर पुरुष जीवन भर पूजा जाता है।